नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो सीधा साधा होना बोधक वाक्य जो मैंने टास्क में दिया था बनाने के लिए सारी बात समझा करके एक अक्षर क्रिया वाला, उसका हम लोग अनुवाद सीखेंगे। उसका एक तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन विद डिस्कशन इस वीडियो में हम आपको उसको डील करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए और किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को आप बोर्ड पर लिख करके या कॉपी में आंसर शीट बना के भेज दीजिए, वो देख नहीं पाते हैं। वीडियो के माध्यम से ये है कि आप इसके लॉजिक को समझें और इसका सॉल्यूशन आप कम्प्लीटली फुल्ली अपने एक एक बारीकी को समझते हुए आप ट्रांसलेशन बनाएं। और आपने कहाँ क्या गलती की होगी, उस गलती को भी आप जब देखेंगे तो जब आप स्वयं के द्वारा अपनी कमियों को ढूंढते हैं अपने किए हुए कार्यों में, वो गलती फिर कभी दोबारा नहीं होगी। वहां आप बहुत बड़ी चीज सीखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि गलती भी हमारा मित्र ही है और गलती हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो अपनी गलतियों से घबराए ना, डरे नहीं। मैं जो भी पढ़ाता हूँ समझाता हूँ उसका सॉल्यूशन भी आपको फुल्ली एकदम लाइव क्लास की तरीके से मिलेगा, पूरे एनालिसिस के साथ, डिस्कशन के साथ। तो अब बिना देर किए हुए, वीडियो लंबा नहीं करना है, मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपका मेहनत देख करके, और बहुत इंटरेस्ट लेकर के आप ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं। तो आपको उसका सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं। मजे से देखिए, इत्मीनान से। लेकिन इस ट्रांसलेशन को जब मैं बनाऊंगा तो अगला जो होगा, बैकग्राउंड में मेरी साउंड मिलेगी और कॉपी कलम पर पूरी बारीकी के साथ मैं डिस्कस करते हुए आपके एक एक सवालों का जवाब, एक एक ट्रांसलेशन को वहां सॉल्व करूंगा। आप वहां देखेंगे, आपको लॉजिक भी समझ में आएगा, अपनी सही गलती का एहसास भी होगा, पता भी चलेगा, और आप अपने किए हुए काम का करेक्शन भी आप खुद से कर पाएंगे, मूल्यांकन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे आपके सामने स्क्रीन पर है कॉपी और कलम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर कॉपी के साथ और कलम के साथ मैं उपस्थित हूं। और अब हम लोग सीधा चलते हैं ट्रांसलेशन पर, जो मैंने आपको सीधा साधा होना बोधक वाक्य पढ़ाया था लेसन में। तो ये उसका कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो है और आप देखेंगे कितनी आसानी से सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपको कितना आसान होगा। कभी कभी वाक्य की लंबाई चौड़ाई देख करके भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा वाक्य हम कैसे बनाएंगे। बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो हम देरी न करते हुए अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन पर। यह है सीधा साधा होना बोधक वाक्य, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो जैसे कहता है कि पहला वाक्य है कि यह लड़का होशियार है। अब आप इसमें देखिए कि यह लड़का होशियार है में सब्जेक्ट कौन है, यह लड़का, और ये है हो गया वर्ब और ये हो गया रिमेनिंग मैटर। दूसरा, ये सेंटेंस एफर्मेटिव है। तो अभी तक जैसा कि आपने देखा था कि आप लोगों को जो सीधा साधा होना बोधक वाक्य पढ़ाया गया था, तो पहली बार क्या होता है, पहली मर्तबा किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बने, इसके लिए आपको एक ही वाक्य को 6 रूप में ट्रांसलेट करना सिखाया गया। जैसे आप यहाँ पर देखिए, राम एक शिक्षक है, ये एफर्मेटिव हो गया। इसी का फिर हमने नेगेटिव बनाना सीखा, राम एक शिक्षक नहीं है, राम इज नॉट ए टीचर। क्या राम एक शिक्षक है, फिर उसी से क्या वाला इंट्रोगेटिव बन गया, इज राम ए टीचर। क्या राम एक शिक्षक नहीं है, इज राम नॉट ए टीचर। फिर कहाँ राम एक शिक्षक है, ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव हो गया, तो वेयर इज राम ए टीचर। और कहाँ राम एक शिक्षक नहीं है, वेयर इज राम नॉट ए टीचर। तो अभी आप देखेंगे कि एक ही वाक्य को हम 6 तरीके से कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग वाक्यों को हम 6 तरीके से करने की बजाय, एक ही वाक्य को 6 तरीके से करने की बजाय 6 तरीके के अलग अलग वाक्य लेंगे, लेकिन फॉर्मेट वही होगा। पहला एफर्मेटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, तीसरा क्या वाला इंट्रोगेटिव होगा, चौथा क्या वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा,
पांचवा आईपीए वाला इंट्रोगेटिव होगा और छठा आईपीए वाला इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन सब में एग्जाम्पल अलग अलग होगा। और फिर आपके लिए ये कितना आसान बन जाता है ये देखिए ट्रांसलेट करना। अब यह लड़का होशियार है, यह लड़का, तो ट्रांसलेशन बनेगा दिस बॉय इज वाइज। ये ट्रांसलेशन बन गया इसका, दिस बॉय इज वाइज। ये सब्जेक्ट हो गया दिस बॉय, ये वर्ब हो गया और ये रिमेनिंग मैटर हो गया, और यही फॉर्मूला होता है। फिर आगे देखिए, श्याम नारायण एक खिलाड़ी है। इस फॉर्मूले को हम यूं भी समझ सकते हैं कि मैंने पहले भी जब पढ़ाया था तो बताया था कि साहेब वाक्य कोई भी हो, आप देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर जो है यही होता है। आपके सामने आप देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग मैटर। मैं इसको जितना देर यहाँ पर रखा हूँ, आप लोग इसका एक क्लियर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा काम आने वाला चीज़ है ये। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब देखिए, कहता है श्याम नारायण एक खिलाड़ी नहीं है, ये निगेटिव है। ट्रांसलेशन बनेगा श्याम नारायण इज नॉट अ प्लेयर। श्याम नारायण इज नॉट ए प्लेयर, ये ट्रांसलेशन बन गया। असल में अभी इस वीडियो को कॉपी और कलम पर बनाने का मकसद ये था, चेहरा देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक आपके लिए समझना, और ये बिल्कुल आपके स्क्रीन पर स्पष्ट साफ दिखे तो आपको समझ में आएगा। क्या यह छोटा लड़का निर्भीक है? अब ये देखिए क्या वाला इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या था कि सब्जेक्ट तब वर्ब, सब्जेक्ट तब वर्ब। अब यहाँ हम करते हैं क्या कि वर्ब को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और जब वर्ब पहले आता है उसी से इस क्या की भी अंग्रेजी बन जाती है, इसके लिए अलग से व्हाट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ क्या यह छोटा लड़का, अब ये सिंगुलर नंबर है, अगर प्लूरल होता तो ये छोटे लड़के होता, तो ये सिंगुलर है और यहाँ है, इसका मतलब कि इसका अंग्रेजी इज होगा। तो पहले हम वर्ब को लिखेंगे इज दिस ए स्मॉल बॉय। ये दिस स्मॉल बॉय जो है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये वर्ब हो गया। तो वर्ब और सब्जेक्ट आया, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ गया। इज दिस स्मॉल बॉय, और निर्भीक मतलब जिसको भय नहीं हो, उसका अंग्रेजी होता है फियरलेस। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, ये पंक्चुएशन देना जरूरी होता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज दिस स्मॉल बॉय फियरलेस। अगला वाक्य देखिए क्या है, क्या यह मंदिर बहुत ऊंचा नहीं है। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है लेकिन क्या वाला है, सब चीज वही रहेगा, सिर्फ इसमें एक नॉट जुड़ेगा। इज दिस टेम्पल नॉट वेरी हाई। इज दिस टेम्पल नॉट वेरी हाई, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। आम क्यों लाल है। अब ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है, और आईपीए वाला कभी भी क्या से शुरू नहीं होता है, इसकी पहली पहचान, और दूसरी इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। यही अंतर होता है क्या वाला और आईपीए वाला में। आईपीए वाला को WH क्वेश्चन कहते हैं, और इसमें ये जो क्यों है ना, ये प्रश्न शब्द है, इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। तो पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आईपीए की, यानी कि प्रश्न शब्द की, वाई। फिर वर्ब की अंग्रेजी आएगी वाई इज, फिर सब्जेक्ट, और फिर
रिमेनिंग मैटर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाई इज मैंगो रेड, अगर वाई मैंगो इज रेड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्रम होता है पहले आईपीए, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट और तब रिमेनिंग मैटर। उसके बाद देखिए ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो पहले इसमें भी प्रश्न शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे, फिर वर्ब की अंग्रेजी होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग मैटर। नॉट नो, वाई इज रामनाथ नॉट स्ट्रॉन्ग, और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये एक आपने देख लिया। अब यही पैटर्न सब में चलेगा। मैं एक वकील हूँ, वकील का अंग्रेजी लॉयर भी होता है, एडवोकेट भी होता है और प्लीडर भी होता है। PLEADER, प्लीडर, लॉयर और एडवोकेट। आई एम एन एडवोकेट। अगर एडवोकेट लिखेंगे तो एन लगेगा, क्योंकि ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। मैं शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। क्या मैं कमजोर हूं, एम आई वीक। क्या मैं मजबूत नहीं हूं, एम आई नॉट स्ट्रॉन्ग। चूंकि ये क्या वाला है तो ये केवल वर्ब से ही उसकी अंग्रेजी बन जाती है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब को डाल देंगे। मैं कैसे मजबूत हूं, हाउ एम आई स्ट्रॉन्ग, ये बन गया। मैं कैसे कमजोर नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट वीक। ये ट्रांसलेशन बनाने का तरीका हुआ। नेक्स्ट का आप देखिए, नेक्स्ट भी इसी तरीके से बनेगा। तुम लोग खिलाड़ी हो। अब देखिए ये तुम लोग है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, ये लोग देख करके तुम का अंग्रेजी अलग और लोग का अंग्रेजी अलग कर देते हैं, यू पीपुल कर देते हैं। यू पीपल नहीं होता है अंग्रेजी में, तुम और तुम लोग दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है। अगर सिंगुलर होगा यू, तो अगर सिंगुलर रहता तो वाक्य होता तुम एक खिलाड़ी हो, चाहे तुम खिलाड़ी हो, तो ट्रांसलेशन बनता यू आर ए प्लेयर। वहाँ ए से डिसाइड होगा कि सिंगुलर है या प्लुरल, लेकिन ये प्लुरल है और तुम लोग लगा हुआ है तो इसका बनेगा यू आर प्लेयर्स, यू आर प्लेयर्स। तुम लोग किरानी नहीं हो, यू आर नॉट क्लर्क्स। यहां भी वही हो जाएगा क्लर्क्स, ये नाउन प्लुरल हो जाएगा। इससे इस पता चलता है कि ये यू जो है ये प्लुरल है। क्या तुम लोग विद्यार्थी भी हो, आर यू स्टूडेंट्स ऑल्सो। यहां ध्यान दे दीजिए, ये जो भी है ना, इसके जगह बदलने से अर्थ बदल जाता है। अगर ये वाक्य रहता कि क्या तुम लोग भी विद्यार्थी हो, तब ट्रांसलेशन बनता आर यू ऑल्सो स्टूडेंट्स। और अगर कह रहा कि क्या तुम लोग विद्यार्थी भी हो, तब बनेगा ट्रांसलेशन आर यू स्टूडेंट्स ऑल्सो। यानी ये भी जिसके साथ रहेगा ना, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन उसी के साथ इसका आएगा। विद्यार्थी के साथ भी है तो स्टूडेंट्स ऑल्सो, अगर तुम लोग के बाद भी रहता तो ऑल्सो का अंग्रेजी भी यू के साथ ही आता।
इसका एक और अर्थ में अंतर क्या आता है ये भी आप समझ लीजिए। अगर रहता कि क्या तुम लोग विद्यार्थी भी हो, इसका मतलब है कि आप लोग खेल रहे हैं अभी क्रिकेट, खिलाड़ी लगते हैं देखने से, लेकिन इसके साथ साथ आप पढ़ते भी हैं। क्या तुम लोग विद्यार्थी भी हो, यानी आप खेल तो रहे हो, इसके साथ तुम लोग पढ़ाई भी करते हो, इसका अर्थ ये निकल रहा है। या अगर मान लीजिए कि किसी को अपने खेत में काम करते हुए देखा, तो कोई खेत में किसानी कृषक का काम कर रहा है लेकिन वो साथ साथ पढ़ता भी है, ये इस तरीके का अर्थ देता है। लेकिन अगर यही रहता क्या तुम लोग भी विद्यार्थी हो, इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ लोग जो आगे गए हैं वो तो कॉपी किताब के साथ गए हैं, बराबर जाते हैं, मैं उन लोगों को देखता हूँ, मैं उन लोगों को तो जानता हूँ कि वो लोग पढ़ते हैं। क्या तुम लोग भी विद्यार्थी हो? वेशभूषा से तो लग नहीं रहा कि तुम लोग विद्यार्थी हो, या आचरण से या देखने सुनने में तुम लोग विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो, लेकिन क्या तुम लोग भी मतलब कुछ और हो, उसके साथ पढ़ाई लिखाई का भी काम करते हो क्या? तो उसका सेंस ये निकलता है। आगे देखिए, क्या तुम लोग कैडेट्स नहीं हो? आर यू नॉट कैडेट्स? आर यू नॉट कैडेट्स? तुम लोग किस स्कूल में विद्यार्थी हो? तो यहाँ किस स्कूल में, ये जो हो गया ना, ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव हो गया, तो ट्रांसलेशन बनेगा विच स्कूल। अब देखिए यहाँ दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं, इन विच स्कूल भी पहले कर सकते हैं, या थोड़ा सा क्लासिक अंग्रेजी बोलते हैं तो प्रीपोजिशन को लास्ट में डाल देते हैं। तो इन विच भी अगर कोई लिखता है तो डायरेक्ट यहाँ आर आ जाएगा, वो भी गलत नहीं है। इन विच स्कूल आर यू स्टूडेंट्स, या विच स्कूल आर यू स्टूडेंट्स। तुम लोग है इसलिए यहाँ ये स्टूडेंट्स होगा। तुम लोग कैडेट्स भी क्यों नहीं हो? देखिएगा भी कैडेट्स के साथ है तो अंग्रेजी में भी ये कैडेट्स के साथ ही इसका अंग्रेजी बनाएंगे, और चूंकि ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो पहले आईपीए की अंग्रेजी, वाई आर यू नॉट कैडेट्स ऑल्सो? कैडेट्स भी, कैडेट्स ऑल्सो। वाई आर यू नॉट कैडेट्स ऑल्सो, ये होगा इसका अंग्रेजी। हरिहर एक शिक्षक था, फिर देखिए एफर्मेटिव आ गया, हरिहर वाज अ टीचर। जैसा वर्ब वैसा अंग्रेजी, पास्ट टेंस का वर्ब था तो पास्ट टेंस का वर्ब लगेगा, हिंदी में था तो अंग्रेजी भी पास्ट में ही बनेगा। उसका घर रामपुर में नहीं था, हिज हाउस वाज नॉट इन रामपुर, हिज हाउस वाज नॉट इन रामपुर। क्या रामनाथ उसका भाई था? क्या वाला इंट्रोगेटिव हो गया, वाज। रामनाथ हिज, वाज रामनाथ हिज ब्रदर। क्या उसका घर दूर नहीं था? was his house not far? दूर का अंग्रेजी फार होता है। अब बोल चाल में हम लोग कहते हैं वह पटने में क्यों था, आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है, why was he in पटना? वह क्यों नहीं मुजफ्फरपुर में था। फिर आईपीए वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो पहले आईपीए की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, तब वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट नो,
IPA वर्ब सब्जेक्ट नॉट और बाकी जो बच गया वो रिमेनिंग मैटर। वाई वाज ही नॉट एट मुजफ्फरपुर। अब देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर के साथ मैंने ऐट लगाया और यहाँ पटना के साथ इन लगाया, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पटना एक बड़े शहर का बोध होता है, तो बड़े जगह बड़े स्थान को जब इंडिकेट करना होता है ना तो उसके साथ इन लगता है, और छोटे उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी छोटे शहर की बात करेंगे या जगह की तो उसके साथ ऐट लगेगा। अगर मुजफ्फरपुर का कंपेयर विलेज से करेंगे तब मुजफ्फरपुर के लिए इन लगेगा और विलेज के रिस्पेक्ट में ऐट लगेगा। 1925 में मैं कलकत्ते में था। अब देखिए दो तरीके से बनेगा, एक तो इन 1925 आई वाज इन कोलकाता, या आई वाज इन कोलकाता इन 1925, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आई वाज इन कोलकाता इन 1925, या इन 1925 आई वाज इन कोलकाता, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। वहाँ मैं वकील नहीं था, आई वाज नॉट ए लॉयर देयर। यहाँ आप लॉयर, प्लीडर, एडवोकेट कुछ भी लिख सकते हैं। क्या मैं वहाँ एक शिक्षक था, वाज आई अ टीचर, वाज आई ए टीचर देयर। क्या वहाँ मैं एक व्यापारी नहीं था, क्या वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है, वाज आई नॉट अ बिजनेसमैन देयर। व्यापारी का अंग्रेजी बिजनेसमैन होता है, मर्चेंट भी होता है, मर्चेंट भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। आगे देखिए, अब कहता है मैं कलकत्ते में क्यों था, IPA वाला इंट्रोगेटिव है, वाई वाज, IPA तब वर्ब तब सब्जेक्ट, वाई वाज आई इन कोलकाता, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैं बम्बई में क्यों नहीं था, अभी तो हम मुंबई बोलते हैं, पुराने ज़माने में बम्बई लोग कहते थे। फिर ये IP वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो पहले IPA की अंग्रेजी, वाई वाज आई नॉट इन मुंबई। उसके बाद है किसी समय तुम बहुत धनी थे, ये एफर्मेटिव है, यहाँ किसी समय प्रश्न नहीं है, ये किसी समय का अंग्रेजी होता है वंस, वंस, किसी समय या एक बार, वंस यू वेयर वेरी रिच, उस समय तुम्हारे भाई लोग धनी नहीं थे, यहां उस समय का अंग्रेजी होगा देन, उस समय मतलब तब, देन योर ब्रदर्स वेयर नॉट रिच। क्या तुम ईमानदार और मेहनती थे, वेयर यू ऑनेस्ट, ईमानदार का अंग्रेजी ऑनेस्ट होता है, वेयर यू ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, वेयर यू ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। क्या तुम सुस्त और अकर्मण्य नहीं थे, वेयर यू नॉट idle
and inactive, where you not idle and inactive। अब अगला प्रश्न है, किस तरह तुम धनी थे? हाउ वेयर यू रिच, तुम्हारे भाई लोग धनी क्यों नहीं थे? वाई वेयर योर brothers, IPA verb subject, not rich। तो ये रहा आपका पूरा पहला एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन का सॉल्यूशन। मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आप लोगों को बात पूरी तरीके से समझ में आए, पूरी लॉजिक के साथ पूरा सॉल्यूशन, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। इसकी मदद से जब आप अपने ट्रांसलेशन को चेक करेंगे, अपनी कमियों को जब आप खुद से ढूंढेंगे और उसको दूर करेंगे, तो उसी समय आप अपनी उस एक कमी के मास्टर भी आप खुद ही बनेंगे। भविष्य में वो गलती दोबारा नहीं होगी। और मैं अब अंत में यही कहूँगा कि यदि आप लोग को मेरा कंटेंट, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब पर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।